वेलकम टू अकेडमी एंड वाईफाई स्टडी। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस सारे बच्चे ज्वाइन कर लो गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। बस सारे बच्चे ज्वाइन कर लो गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और हम लोग आज अपना टॉपिक 15 है जो कि कवर करेंगे। हम हमारे स्टैटिक जीके के 40 टॉपिक हैं जो कि कवर कर रहे हैं, उसमें से 15 टॉपिक है जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू एवरीवन। बस सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। एक बार मैं लगा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि हम लोग कर चुके हैं कवर। एक बार हम लोग देख लेते हैं गाइस, कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमारे हो चुके हैं। ठीक है, चलो। सीएचएसएल के लिए करंट अफेयर हम लोग संडे को भी करने वाले हैं मैराथन क्लास के अंदर। सॉरी, सैटरडे। सैटरडे को एक मैराथन क्लास आने वाली है सुबह 9 बजे यूट्यूब पे, जिसके हम लोग 3 मंथ के सीएचएसएल का करंट अफेयर है जो कि कवर करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, आज 8 बजे वाली, सुबह 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई यार, बिकॉज मैंने क्लास खत्म ही बहुत लेट करी थी करंट अफेयर वाली, तो उसके वजह से आज हम लोग नहीं कर पाए। के अलावा गाइस आप लोग जो है अकेडमी प्लस पे अकेडमी एसएससी का प्लस भी ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है जिसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 2 मंथ का फ्री मिल रहा है। रेफरल कोड BHU10 लगा सकते हो आप। और एक संकल्प बैच है जो कि स्टार्ट हुआ है, सारे टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये भी कर लिया था, पावर प्लांट कर लिया, फेमस प्लेसेस कर लिया, रेवोल्यूशंस कर लिया था। आज हम लोग हमारा 15वां टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो कि कवर करने वाले हैं। किशन हो जाएगा 70 में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, तो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो कि हम लोग कवर करेंगे। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है वरुण, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट स्टेडियम से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टेडियम है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, PDF लगा लेता हूँ। तो पता नहीं कहाँ गई इसकी यार। ठीक है, वैसे लिख के कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं कि ऊपर से स्टार्ट करें इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स।
ऐसे कर लेते हैं ताकि अपना रिवीजन भी हो जाएगा, लिख के कर लेते हैं। अपना रिवीजन भी हो जाएगा और हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बताओ भाई, पहले तो सबसे पहले मुझे पहले वर्ल्ड के बता दो। वर्ल्ड के टॉप 10 जो है ना, सबसे बड़े स्टेडियम कौन से हैं? सबसे पहले दुनिया से स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सबसे टॉप 10 सबसे बड़े स्टेडियम जो है, उनके नाम बता दो कि वो कौन से हैं। वर्ल्ड लेवल पे बता दो, फिर हम लोग इंडिया पे आ जाएंगे। ठीक है। लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे कौन सा है? कैंप नाउ करके है दोस्तों, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। एक है कैंप नाउ करके। अरे मोदी तो क्रिकेट का है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये कहाँ पर है? बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ पर है? स्पेन में। क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सारे स्पोर्ट्स को मिला के बात कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पे विम्बले स्टेडियम। एक्चुअली क्या होता है, इसकी रैंकिंग जो है वो कई जगह पे अलग अलग आती रहती है, लेकिन मेजरली मेजरली आपको ये टॉप 10 ही देखने को मिलेंगे। ये है आपके लंदन के अंदर। ठीक है। फिर एक और है सिग्नल पार्क करके। कहाँ पर है ये? ये आपके जर्मनी में है। फिर है एस्टाडियो। एस्टाडियो करके है, और ये भी आपके स्पेन में है। फिर है सैन सीरो। ये आपके इटली में है। फिर है स्टाडे डी फ्रांस। नाम में फ्रांस है, तो आप समझ सकते हो कि ये भी फ्रांस में ही है। ओके, उसके अलावा रशिया का भी है, लुझनिकी करके है। लुझनिकी स्टेडियम। फिर अटातुर्क करके है टर्की में। फिर ओल्ड ट्रैफोर्ड। ट्रैफोर्ड के नाम तो सुना होगा, क्रिकेट मैच भी होते हैं। ये आपके इंग्लैंड में है। और एक एलेंजिया करके एक और है। ये भी जर्मनी में है। ठीक है, तो ये तो 10 मैंने आपको बताए। एक कंट्री का कलेक्टिवली बताऊं? अरे भाई, कलेक्टिवली तो हमें करने की जरूरत नहीं है, इतना करेंगे तो पता नहीं कितने देश हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो। इंपॉर्टेंट क्राउड कैपेसिटी के हिसाब से बात करें, ये तो मैंने साइज के हिसाब से बात करी। क्राउड कैपेसिटी में दुनिया का नंबर 1 नॉर्थ कोरिया का स्टेडियम है, जिसका नाम है रेनग्राडो। समझ गए? और क्राउड कैपेसिटी में 10 में से 8 जो है ना, वो एक्चुअली में यूएसए के अंदर ही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बेसबॉल मैचेस भी होते हैं। ठीक है। इस क्राउड कैपेसिटी में अपना सरदार पटेल, ये जो मोदी स्टेडियम है, ये भी उसके अंदर आता है, लिस्ट के टॉप 10 के अंदर। ठीक है। रेनग्राडो की बात करें तो ये 1.50 लाख कैपेसिटी है। सेकंड पे फिर आपका, अरे संडे को मिलेगा वन लाइनर मार्च का।
मोदी स्टेडियम 1.10 लाख क्राउड कैपेसिटी के अंदर। फिर आता है मिशिगन स्टेडियम। फिर आता है रिवर स्टेडियम। ये सारे ज्यादातर 10 में से 8 यूएसए के अंदर ही है, तो आपको इनको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए क्या सारे के सारे? सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, डन। अरे भाई, हैंड राइटिंग में सब ठीक ही तो है, इतना इतना सही तो लिखा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? नंबर 1 कैंप नियो स्पेन, वेम्बले स्टेडियम लंदन, सिग्नल जर्मनी, एस्टोडियो स्पेन, सैन सीरो इटली, फ्रांस का फ्रांस में, लुस्किनी स्टेडियम रशिया, अतातुर्क टर्की, ओल्ड ट्रैफोर्ड इंग्लैंड, अलायंस जर्मनी। क्राउड कैपेसिटी के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का नंबर 1 पे रेन ग्राडोस का नाम है, सेकंड के ऊपर मोदी, थर्ड पे मिशिगन, फोर्थ के ऊपर ब्रीवर स्टेडियम। और बताओ, इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ फिर भी। अब आ जाओ क्रिकेट के ऊपर, आ जाओ दुनिया के टॉप 10। नंबर 1 तो मोदी जी वाला हो गया। सेकंड पे एमसीसी मेलबर्न हो गया। और उसके बाद में ओवल एडिलेड, सारे के सारे बड़े हैं। उसके बाद में तो खैर सारे के सारे बड़े हैं, खैर ऐसा कोई वो नहीं है। सबकी जो कैपेसिटी है वो नियर बाय आसपास की है। जैसे कि मोदी वाले की ज्यादा हो गई, मेलबर्न की थोड़ी 1000 के साथ में, है ना? 2-3 ध्यान रख लो, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा तो खैर आपको क्रिकेट में पूछेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? वीर नारायण स्टेडियम है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसकी भी 60-70 हजार के आसपास की कैपेसिटी है। तो ये 3 कर लो, बहुत है। टॉप 3 वाला कर लो, ज्यादा सही रहेगा। अब आ जाते हैं हम हमारे इंडिया के स्टेडियम के ऊपर। इंपॉर्टेंट इंडिया के अपने स्टेडियम कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, कश्मीर का बताओ कौन सा है? कश्मीर का नाम क्या है? शेख नाम से है ना कुछ? बताओ। जम्मू कश्मीर में कौन सा नाम है? एमए स्टेडियम, श्रीनगर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, मौलाना आजाद स्टेडियम उसको कहते हैं। मौलाना ये आपको जेएनके के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको इनॉग्रेट भी दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले इसको रेनोवेट किया गया था एक्चुअली के अंदर। शेर ए कश्मीर स्टेडियम का नाम सुना होगा? सुना है? अगर नाम में कश्मीर है तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई, आज 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई, करंट अफेयर बहुत लेट खत्म हुआ था। ठीक है। और अरुण जेटली स्टेडियम, मतलब क्रिकेटर के नाम पे होना चाहिए, मतलब स्पोर्ट्समैन के नाम पे स्टेडियम का नाम होना चाहिए, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले स्पोर्ट्समैन को।
क्या मतलब पॉलिटिक्स के नाम पर रख देते हैं? राजशेखरा रेड्डी। वाईएसआर रेड्डी स्टेडियम किस कहाँ पर है? नाम से पता लग रहा होगा, आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से वाईएस राजा रेड्डी भी है, और ये भी यहीं पर ही है। ठीक है। भूपेन हजारिका। हाँ, आसाम के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। और सत्येंद्र मोहन स्टेडियम। एक और है, सत्येंद्र मोहन स्टेडियम, ये भी आसाम के अंदर ही है। Just give me a second. मोहाली का है, मोहाली। पंजाब। सवाई मानसिंह। जयपुर। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। हाँ, उत्तराखंड के अंदर। यह है देहरादून में। ठीक है। और चिदम्बरम। आंसर बताओ। राजीव गांधी हैदराबाद में भी है। हैदराबाद में जो वैसे फेमस है वो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ज्यादा फेमस है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद वाला ज्यादा फेमस है। ठीक है। बाकी राजीव गांधी इंटरनेशनल देहरादून में भी है, और हैदराबाद में भी है। ठीक है, बहुत जगह पे है राजीव गांधी। मतलब हैदराबाद वाला भी फेमस है, ऐसी बात नहीं है। देहरादून में भी है इसी नाम से, ठीक है ना। चलिए, चिदम्बरम कहाँ पर है? चेन्नई में है ना। अरे भाई, ये पंजाब, क्या नाम है इसका, चेन्नई जो है उसका होम ग्राउंड है ना, चेन्नई सुपर किंग्स का। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी हैदराबाद के अंदर है। ठीक है। एकना स्टेडियम। एकना है लखनऊ के अंदर। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम। ये भी आपके लखनऊ के अंदर है। ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, छोड़ो, गुरु नानक स्टेडियम। ये है आपके लुधियाना के अंदर। ठीक है। लुधियाना। डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल बताओ। हाँ, डीवाई पाटिल भी यहीं पर ही है। और आपका बेब्रॉन जो है
ठीक है, बेब्रॉन स्टेडियम जो है वो भी यहीं पर ही देखने को मिलता है। ब्रेबॉन, सॉरी, ब्रेबॉन है, ब्रेबॉन, BROBRN, ब्रेबॉन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वानखड़े BCCI का हेडक्वार्टर है ही, ये भी बॉम्बे में ही है। और बताओ। CB पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, CB पटेल। पटेल से समझ में आ रहा होगा ना? गुजरात में, सूरत में। रूप सिंह स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह। कैप्टन रूप सिंह, बताओ। बिल्कुल सही बोला है एक बच्चे ने, ग्वालियर। जो जिस सिटी का है वो आसानी से बता सकता है ना? जो अपनी अपनी सिटी का है ना, उसको अपने का तो पता होता है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। Formula 1 भी यहाँ पे करवाई गई थी एक बार। उसके बाद वापस कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नोएडा के अंदर है। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। हाँ, भुवनेश्वर। ठीक है, और बताओ। भुवनेश्वर हो गया, ईडन गार्डन तो आपको मालूम ही है। ईडन गार्डन तो आपको मालूम ही होगा। आ, कोलकाता, काफी में फेमस मैचेस हुए हैं। ईडन गार्डन के बाद ग्रीन पार्क किसको कहते हैं? ग्रीन पार्क किसको कहते हैं? ग्रीन पार्क कहते हैं आपके कानपुर को। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। साउथ एक्स में है ये, बहुत ही बढ़िया है। ये है आपके दिल्ली में। थैंक यू साहिल। चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी माइंड इट। हाँ, राहुल द्रविड़ का होम ग्राउंड। रॉबिन उथप्पा, अनिल कुंबले, क्या था वो, वेंकटेश प्रसाद, इन सब का होम ग्राउंड है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। वानखड़े सचिन हो गया। असबाग। अस अशबाग। जल्दी बताइए। कहाँ पर है? भोपाल के अंदर। भोपाल। तुक्केबाजो, तुक्के मारे जा रहे हो ना? लखनऊ लगा रहे हो? लखनऊ लगा रहे हो ना सारे के सारे? सही है। कुछ भी मतलब है, लगाने से मतलब है। और JNU जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताओ। तो भाई, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बहुत सारे स्टेडियम है। ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई में भी है, कोची के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है। आपको लिख ही देता हूँ जवाहरलाल नेहरू के नाम से।
चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, इनफैक्ट गुवाहाटी में भी है। जबकि नेहरू जी खुद भी मना करके गए थे कि भाई मेरे नाम पे नहीं होने चाहिए, पॉलिटिशियन के नाम पे, लेकिन उन्हीं के नाम पे रख दिए गए। और मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये आपके पटना के अंदर, बिल्कुल सही बात है। शहीद वीर नारायण, वीर नारायण बताओ भाई, कौन बताएगा? क्या बात है, आंसर सही आ गया, ममता साहू। ये है रायपुर के अंदर, उम्मीद तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। फिरोज शाह कोटला का नाम भी अरुण जेटली था, मालूम है ना? अंबेडकर स्टेडियम भी है दिल्ली में, इंदिरा गांधी भी नाम से भी है, तालकटोरा नाम से भी है। ओके। तिलक मैदान कहाँ पर है? ये है गोवा। ठीक है। भाऊ साहेब बंडोदकर, ये कहाँ पर है? कैपिटल ऑफ गोवा पनाजी। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भी है यहाँ पे। ओके। माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया कहाँ पर है? ये है राजकोट के अंदर, बिल्कुल सही बोला यहाँ पे, राजकोट के निवासियों ने। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, बंसीलाल कहाँ के थे? हरियाणा, तो ये होगा आपका रोहतक। ठीक है, रोहतक। बख्शी स्टेडियम बताओ, पहली बार सुना होगा। ये है आपके श्रीनगर में। ठीक है, शेर है कश्मीर के साथ में। बिरसा मुंडा, नाम से पता लग रहा है। कहाँ पर होगा? झारखंड में, रांची के अंदर है। रूप सिंह तो हमने कर ही लिया ना, रूप सिंह तो फेमस है वैसे भी। और सुरेंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम, वीर सुरेंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम, संबलपुर के अंदर। ठीक है, सीएचएसएल की डेट चेंज नहीं होगी, डोंट वरी। बराबती स्टेडियम, बराबती बताओ भाई, बराबती। ये है आपके कटक के अंदर। ठीक है, कटक में। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो
जलंधर आपका सही आंसर होगा। ओके। गुरु नानक कपूरथला में है। बरकतुल्ला कहाँ पर है? बरकतुल्ला स्टेडियम। कुछ एक दो चार मैच किसी जमाने में हुए हैं यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के। बरकतुल्ला है राजस्थान के जोधपुर के अंदर। लेकिन हालत इसकी बड़ी खराब है। अब तो मान सिंह की भी खराब है। ठीक है। महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम कहाँ पर है? महाराजा वीर विक्रम के अगरतला। हाँ। ओके। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम। एकलव्य है आपके आगरा में। सॉल्ट लेक। देश का सबसे बड़ा था पहले। कोलकाता। ओके। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है ना, इसके बाहर आपका एक भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? इतने कर लिया तो यानी कि आपने सब कुछ कर लिया। कितने स्टेडियम हो गए नियर बाय? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 33, 36, 36 और 3, 39, 40। 40 के समवेयर है दोस्तों, जो कि हमने स्टेडियम कवर करे। इसमें से 70% तो आपको मालूम होगा, है ना? इसमें से आपको 40-50% तो आपको मालूम है। बाकी जो है वो ठीक है, मतलब बाकी आप कर ही लोगे। वैसे एक दो बार की रीडिंग करनी है, इतना भी कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। है ना? ये सारे के सारे स्टेडियम्स हैं। और पेपर में क्रिकेट वाले ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। होलकर तो ठीक है, इंदौर होलकर स्टेडियम है। इंदौर इंडोर है। इंदौर है वो, इंडोर स्टेडियम है, इसलिए पेपर में ज्यादा पूछते नहीं है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। देखो बाकी जो स्टेडियम है ना, उसका क्या प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ अपने स्टेट के या सिटी के नाम पर ही है। तो क्या उसको याद करने की ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी आपको ज्यादा याद करने में, क्योंकि सब अपने अपने नाम से ही है। समझ गए मेरी बात? वानखड़े आपको मालूम है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का। तो अपना अपना मतलब इनका जो है स्टेडियम अपने अपने बने हुए हैं, खुद के नाम से है, तो ज्यादा कोई दिक्कत ऐसे आपको नहीं आएगी। ठीक है ना? धर्मशाला का धर्मशाला ही नाम से है, जो कि सबसे वर्ल्ड में हाईएस्ट हाइट के ऊपर बना वाला क्रिकेट स्टेडियम है। अखिल, जो पॉलिटी की जो दो तीन क्लासेस है वो अपन लोग आज क्या हो गया, इस हफ्ते में कर लेंगे। डोंट वरी। मैं इंक्रीज करवा दूंगा आपका। कल है ना क्लास? मेरे ख्याल से कल पॉलिटी की क्लास है, एक बार चेक करना मेरे ख्याल से। और नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब मैं करवा दूंगा, इस हफ्ते में करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके, और बताओ। हाँ, ऐड करवानी है मुझे, इस वीक के अंदर मैं करवा दूंगा आपकी जो रिमेनिंग पॉलिटी की प्लस की जो क्लासेस है।
मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत रह गया है, 2-3 क्लास का। 2-3 क्लास अपनी रह गई है, तो वो मैं एक्सटेंड करवा लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा गाइज एक बात और, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो अपने सीएचएसएल एग्जाम को लेकर या किसी भी चीज को भी लेकर। अपने मन में मत रखो भाई, एक ही बात है। आदर्श, सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में 140 आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है शशि, मैं बनाऊंगा वीडियो उसके ऊपर। जौरवाल सुबह 8 बजे वाली क्लास देखते होंगे ना आप लोग। गाइस देखो, कभी भी है ना, करंट अफेयर के लिए लास्ट मोमेंट पे डिपेंड मत रहो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, करंट अफेयर के लिए है ना, लास्ट मोमेंट पे हमेशा कभी डिपेंड मत रहो। 8 बजे वाला सेशन रेगुलर देखा करो, इसको हैबिट बना लो अपनी। एक बार बन गई तो आपको एग्जाम में, करंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई नोट्स बनाने की जरूरत है ना कुछ और। आपको अपने आप जो आंसर आ जाएगा वहां पे। नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में, अरे भाई रात को थोड़ा ना एग्जाम होता है, दिन में होता है ना एग्जाम, तो दिन के अंदर अभी नहीं है। 8 बजे वाला देखा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत होगी। रात को एग्जाम नहीं होता ना, दिन में होता है ना, तो दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल करंट अफेयर में नहीं आएगा। जैन, फेब और मार्च, इन तीनों दिन का 2021 का, इस सैटरडे सुबह 9 बजे एक मैराथन सेशन लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर क्लास। उसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है रमेश, बहुत अच्छी बात है। सीएचएसएल का करंट अफेयर आप करो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। अटेम्प्ट रहना उतने करो जितने आपको आते हैं। और सीएचएसएल के लिए अभी जितना आपने पढ़ लिया है ना, उतना पढ़ लिया है, अभी उसको ज्यादा और आगे मत करो, जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन करने में फोकस लगाओ। एक बार एसएससी जेई के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो कि एसएससी जेई के हैं यहाँ पे? कुछ बच्चे हैं एसएससी जेई के? चलो ठीक है, 10 मिनट काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग सेशन करते हैं 10 मिनट का। यार आपको कुछ चीजें बताता हूँ मैं गाइस, देखो। आपके एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ये सारे होते हैं ना, है ना। ये सारे एग्जाम में सब लोग कोई ना कोई अपियर करता है क्या? रेफरल कोड है BHU10, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। हाँ, एक स्टेनो। अब देखो बात ऐसी है गाइस, कि अगर आपको सच में, अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं ना, तो एक बार क्या करो, अपनी जीके खत्म कर लो, सीजीएल के लेवल की, अपनी मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, इस वाले लेवल की कर लो। यकीन मानो, इससे कम आएगा सीएचएसएल में लेवल, उससे कम आता है जेई में, सीपीओ में बराबर आता है इनके, और इन सब का फिर कम कम है, इन सब का सिमिलर है। समझ गए मेरी बात? तो कुल मिला के आपको करना क्या है, कि एक बार अपना कोर्स अच्छी तरीके से कर लो। अगर आपको प्लस से करना है तो प्लस से कर लो, अगर आपको यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से कर लो, जैसा मन है। वन टाइम है, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस करो। 3-4 घंटे मैथ की प्रैक्टिस में निकालो, 1-2 घंटे जीके रिवीजन करो, रीजनिंग करो, मैथ करो। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस जो है उसको इंप्रूव करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो आप तो क्या मानो, उसको लैंडमार्क मार के चलो। आप तो ये सोचो, आप सीजीएल का दे रहे हो नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऊपर का लेवल लेके चलो। समझ गए मेरी बात? अगर आप ये लेके चलोगे तो आप इन सारे एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे भी इन्हीं में से एक है, वो तो खैर होने वाला है। बाकी आपका जो स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, जो लोकल एग्जाम, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो
एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर ही करना है, बाकी सब तो वैसे रिवीजन करना है। मैथ बदलती नहीं है, रीजनिंग बदलती नहीं है, जीके बदलती नहीं है, बस करंट अफेयर बदलती है, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर करनी है। तो एक बार अपना एक बेंचमार्क सेट कर लो अच्छे क्वेश्चन का। यूपीएसआई भी स्टेट के एग्जाम का मतलब बता तो दिया, अब इसमें यूपीएसआई भी आ गया, राजस्थान एसआई भी आ गया, पटवारी भी आ गई, सारे एग्जाम इसी में आ गए। अगर आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है गाइज, तो आप एक काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, कितने बच्चों की यहाँ पे इंग्लिश समस्या है? इंग्लिश कितने बच्चों की समस्या है जो कि एग्जाम में आपको बहुत कम नंबर दिलाती है? 80% बच्चों की यहाँ पे इंग्लिश समस्या है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपको इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए? तो आपने क्या सोल्यूशन सोचा है इसका? एक बार मुझे बताओ। जब आपको प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन के लिए आपने क्या किया? प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड। देखो गाइस, थोड़ा सा बेसिक पे जाओ। पहले एक काम करो। हाँ बिल्कुल, रिया इनफ है हिस्ट्री की। आपको ऐसी कोई, एक बार आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। आप एक काम करो, मेरे कहने पे है ना, प्लीज प्लीज, जो क्लासेस कर रहे हो करते रहो, लेकिन एक बार आप क्लास फिफ्थ की जो सीबीएसई की जो इंग्लिश की बुक है ना, वहां से लेकर क्लास 10 तक की जो सीबीएसई की जो ग्रामर की बुक्स है ना, एक बार इनको कंप्लीट कर लो और समझ लो। हार्डली इट विल टेक 10 डेज। 10 days to 15 days में आपका पूरा हो जाएगा। स्कूल में जब आप लोग थे तब आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल कम था, लेकिन अब आपका लेवल बढ़ गया है, दिमाग बढ़ गया है ना। तो बच्चों वाली किताबों को कंप्लीट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानो, आपको जो वहां से बेसिक्स सीखने को मिलेंगे ना, वो बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही ज्यादा यूजफुल मिलेंगे। एनसीईआरटी, आप एक काम कर सकते हो, वेबसाइट है एनसीईआरटी की, ncrt.government.in, एक बार देख लेना, मैं बता देता हूँ, उस पर आपको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, वहां पे जाके आप फ्री में ncrt.nic.in है, आप सारी एनसीईआरटी वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जाओ। क्लास के अकॉर्डिंगली ग्रामर की बुक जो है इंग्लिश की एक ही चलती है मेरे ख्याल से छोटे में, तो वो डाउनलोड कर लो और उनको पढ़ो, और उनमें से आप अपने जो समझ में नहीं आ रहे ना उनको, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स बना लो। एक बार ये काम खत्म कर लो, उसके बाद में आपकी क्लासेस कर लेना। उसके बाद में फिर आपको यूट्यूब पे जो भी टीचर की क्लास पसंद आती है वो कवर कर लो। हर सर हो गए या कोई भी हो गया, उनकी क्लास अटेंड कर लो। सबको समझ में आएगा कंसेप्ट? करोगे कि नहीं करोगे? मैं फालतू में यहाँ पे ज्ञान देकर आऊँ, कोई लेना ना देना। करोगे कि नहीं करोगे? देखो यार गाइस, अगर आपके पास में और इंग्लिश, एक बार आप इंग्लिश ग्रामर सीख लोगे ना, तो बोलनी भी आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश एक बार ग्रामर सीख लो, फिर इंग्लिश मूवीज हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा इनको दे दिया करो, कभी कभार मूवीज देखो तो इंग्लिश वाली देख लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, अपने दोस्तों के साथ में किसी के साथ में बात कर लो, है ना। तो आपका इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। समझ गए? अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, कहीं ना कहीं बीपीओ में मिल जाएगी या कहीं ना कहीं मिल जाएगी। वो कैब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो वो कैब अपने आप आ जाएगी। मैं आपको कुछ सोर्स से बता देता हूँ। अगर आपको वो कैब अच्छी करनी है, तो वो कैब 24 नाम से एक एप्लीकेशन है, किसी जमाने में अपनी द्वारा ही बनाई गई थी। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, एडिटोरियल भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है इसमें। ठीक है, ग्रामर वैमर सब मिलते हैं इसमें, यहाँ से वो कैब कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो एक दो कंपनी की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे कोई बंदा टीचर होता है जो कि आपसे कम्युनिकेट करता है पर्सनली। जैसे कि एक अंग्रेजी अड्डा करके है, कैमिली करके एक वेबसाइट है, कैमिली बाहर की कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। तो ये मेरे ख्याल से कोई 2-3 हज़ार रुपये लेती है, और महीने भर में आपको ऐसा होता है कि 10-20 क्लास होती है जिसमें आपसे कोई वर्बली बात करता है इंग्लिश में, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो खुलती है वहां से। तो वो क्या, यहाँ से कर लो, कम्युनिकेशन यहाँ से कर लो। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है, एडिटोरियल पढ़ो।
एक न्यूज़पेपर पढ़ लो इंग्लिश वाला कोई, एक आर्टिकल पढ़ना है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और ये इंग्लिश आपके दोस्तों सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपके पूरी लाइफ में काम आएगी है। क्योंकि जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए आपको सब जगह पे काम आएगी। समझ गए? तो थोड़ा सा अपने इंग्लिश को टाइम दो, इंप्रूव करने की कोशिश करो। होपफुली गाइस रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। ग्रुप डी का एग्जाम अगले महीने से होगा। एनटीपीसी कट ऑफ का वीडियो सौम्या बनाता हूँ यार। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे पेपर देखने पड़ेंगे, और उसके बाद एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आ ही जाएगा ना रिजल्ट, थोड़ी देर रुकी जाओ। ठीक है। बाकी मैथ के लिए तो देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है। अच्छे क्वेश्चन निकालो, अच्छी किताबें लाओ, अच्छे क्वेश्चन निकालो। सीआईएसएफ भी, अजीत एसएससी सीपीओ का ही तो पार्ट हो गया ना। यार क्या करते हो, ये इसका पार्ट नहीं है क्या सीपीओ का? अलग से होता है क्या सीआईएसएफ? रिजेक्ट हो गया निशा सीएचएसएल, तो देख लो चांस मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो फिर कोई बात नहीं, बाकी दूसरा एग्जाम भरो। और एक बात ध्यान रखो, ये तीनों एग्जाम फिल किया करो, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ। इनफैक्ट आपको तो एमटीएस और जीडीएस भी, जीडी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारे एग्जाम अप्लाई करो, एक ना एक निकल जाएगा 1 या 2 साल के अंदर। सीपीओ पेपर बहुत आसान होता है, आसान होता है ये कंपैरेटिवली सीजीएल सीएचएसएल के। बस इसमें फिजिकल होता है, तो अगर आप फिजिकल में थोड़ा ठीक हो तो आप सीपीओ ट्राई कर सकते हो। सीआईएसएफ, दिल्ली एसआई, ये सारी जॉब, इसमें टॉप रैंक में दिल्ली एसआई मिलती है, नीचे वालों को सीआईएसएफ मिलता है। अच्छी जॉब है, 40-50 हजार रुपए सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिजिकल होता है लेकिन सीपीओ में। कलर ब्लाइंडनेस का तो यार अब क्या बताऊं मैं वीर, आप एक बार डॉक्टर से बात करो। एसएससी जेई में तो कुछ भी नहीं है, जीके का जो लेवल है वो आपके सीएचएसएल के बराबर का ही है, उससे भी थोड़ा कम है, बल्कि जेई के अंदर बहुत ही आसान जीके आती है। बस टेक्निकल आता है इसमें, तो टेक्निकल में आपको थोड़ा सा, देखो, जेई जो एग्जाम है ना, ये एक्चुअली में इंजीनियर्स के लिए है। तो वहां पे बस आपको जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, इतना ही वो लोग एक्सपेक्ट है जो कि आपसे करते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट जो करते हैं ना, वो आपसे टेक्निकल चीजों के बारे में करते हैं। तो टेक्निकल का पेपर जरूरी है। जीके बच्चों की होती नहीं है इंजीनियर्स की, इसलिए अगर आपने जीके सीजीएल के लेवल की पढ़ ली तो आप इसके अंदर फोड़ दोगे। अरे जेई पेपर आसान होता है सीएचएसएल से, जीके के पॉइंट से बता रहा हूँ मैं, जीके पॉइंट से, लेसर देन सीएचएसएल। 40 टॉपिक में से सायान, अगर स्टैटिक चाहिए कोई क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। एमटेस का एग्जाम जून में होगा, हाँ भाई विनीता। बीएससी के बाद जेई का एग्जाम दे सकते हैं क्या सर? मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए होता है जेई का एग्जाम। फिर भी यार एक बार कंफर्म कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट 100% कंफर्म। एक बार कर लेना, देख लेना नोटिफिकेशन में उसके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में। डिप्लोमा भी देते हैं क्या? डिप्लोमा का मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को इंजीनियरिंग का तो आइडिया है, डिप्लोमा का आइडिया नहीं है, देख लेना एक बार आप। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन में। ठीक है, और बताओ। कंप्यूटर साइंस का तो कोई रोल ही नहीं है ना जेई के अंदर। सीआईएसएफ के लिए आपको सीपीओ देना पड़ेगा, अजीत बेटा, कितनी बार बोलूं। थ्री मंथ चैलेंज शिवांगी, देखो जितना कराना था उतना मैंने करा दिया है, 70% के समवेयर। मैंने 90 क्लासेस के लिए बोला था, उससे ज्यादा ही जो है मैंने आपको अवेलेबल करवाई। अब वापस से मत करवाओ यार, इतना बहुत टाइम थोड़ा सा रह गया, यूट्यूब से कर लो, मिल जाएंगे वीडियोस पूरा बना। यूट्यूब पे हिस्ट्री बुनेश लिख दो, जहां तक थ्री मंथ चैलेंज में हुआ है वहां तक पढ़ लो, उसके बाद का हिस्ट्री यूट्यूब से कर लो। ठीक है। और प्लीज प्लीज अपने इंग्लिश के ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा काम करो।
आपके इंटरव्यू में, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, सब जगह पे बहुत काम आएगी। डिफेंस में कलर विजन मांगते हैं क्या? कलर विजन तो होनी चाहिए डिफेंस में, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता है। ईपीएफओ के लिए यार आपको शिवांगी थोड़ा यूपीएससी वाली अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ईपीएफओ एग्जाम जो है वो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, तो थोड़ा करंट अफेयर तो सुबह 8 बजे वाले से आ जाएगा उसमें। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है वो आपको थोड़े यूपीएससी वाले पैटर्न पे जाना पड़ेगा, जैसे कि ज्योग्राफी है तो यूपीएससी वाली ज्योग्राफी पढ़ो, है ना। एक पेपर है लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर है, यूपीएससी बनाएगा उसको। तो एसएससी वालों के कंटेंट से काम थोड़ा सा नहीं चलेगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। सीएचएसएल के लिए करंट अफेयर मैं आपको सैटरडे को करवा दूंगा सुबह 9 बजे मैराथन क्लास में। ठीक है, मिले फिर वापस से, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन। यूपीएससी लेवल बुक्स प्रिफर कर सकते हैं क्या? हाँ शिवांगी, यूपीएससी, हाँ। सी ईपीएफओ के लिए आपको यूपीएससी वाली किताबें प्रिफर करनी चाहिए। एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लो, समझ लो, है ना। क्या है पैटर्न वैटर्न थोड़ा सा देख लो, मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, लेकिन मुझे यूपीएससी बनाना है तो मुझे मालूम है अच्छा बनाएगा, क्योंकि उसमें एक ही पेपर है, रिटर्न कुछ है नहीं उसमें, तो ऑब्वियसली मतलब अच्छे लेवल का ही बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड डे, कल मिलते हैं।